चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसको मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे, और चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल। तो कल हम डिस्कस कर चुके हैं कल की वीडियो में कि किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, वो कितनी तरह के होते हैं, ऑन द टाइप ऑफ द टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेस पे होते हैं वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, और टर्म्स के बेस पे होते हैं वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये कल डिस्कस किया था हमने। उसके बाद हम डिस्कस किया था कि भी जीरोस क्या होता है, कैसे निकालते हैं और किसको बोलते हैं कि जीरोस होगा या नहीं होगा। तो दरअसल जीरोस अपने आप में एक्स की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको रखने के बाद पॉलिनोमियल में वो जीरो हो जाए। जैसे यदि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें x को -5, तो -5 को जब मिलेगा +5 वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो px इक्वल्स टू x प्लस 5 में यदि हम रिप्लेस करते हैं x को -5 से, तो उस वैल्यू पे वो जीरो हो रहा है। मेरे पास में ये पॉलिनोमियल है और कैसा है, लीनियर है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। अब यदि इस पॉलिनोमियल में आप रिप्लेस करते हैं x को -5 से, तो -5 + 5 रिजल्ट मिलता है 0। ठीक है, तो जीरोस अपने आप में ध्यान रखना है x की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक पॉलिनोमियल और है px इक्वल्स टू x² + 5x + 6। तो यहां पे रख के देखिए आप -3 को, तो p -3 इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ -3 + 5 into -3 + 6। So we have 9 - 15 + 6. Result is 15 positive, 15 negative means 0. तो ये पॉलिनोमियल -3 पर जीरो हो रहा है, तो -3 इसके लिए जीरोस हुई। अब प्रॉब्लम ये आती है कि -3 कैसे दिमाग में आया कि इस पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कैसे दिमाग में आया कि -5 पे जीरो हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं जीरोस निकालने का प्रोसेस। वो क्या होता है कि जब आपको किसी पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग निकालना हो कि ये कहां पे जीरो होगा, इसकी जीरोस क्या होंगी, तो उसमें क्या होता है कि हम उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं। मीन्स हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से कि x² + 5x + 6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, जो पढ़ा था आपने क्लास 8 में। तो ये हो जाएगा x² + 2 + 3 into x + 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो 6 आएगा। 6 के दो वेक्टर बनेंगे 2 और 3, जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस करें तो 5 आए, वो हो गए 2 और 3। ठीक है, इस साइन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है और इसका नहीं होता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं हमेशा कि उनको प्लस करें तो 5 आए, और यदि होता माइनस, सपोज यहाँ पे हो जाए माइनस, तो फिर हम यहाँ पे लेते 6 और 1, जिनको मल्टीप्लाई करें 6 मिले, माइनस करें तो 5 मिले। तो ये साइन भी चेक करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखें हम। इसके बाद इसको हम करेंगे फैक्टराइज, तो हो जाएगा x² + 2x + 3x + 6 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन लेंगे तो आएगा x + 2, वहां से कॉमन लेंगे तो आएगा कॉमन 3। तो मेरे पास में आ गए दो फैक्टर सेम, x + 2 x + 2। यदि ऐसे दो सेम फैक्टर मिलेंगे तो समझ लेना कि आप सही काम कर रहे हो, आप सही जा रहे हो। और यदि ये दोनों सेम नहीं आ पाए तो आप यही रुक जाओगे, इट मीन्स आपने कुछ गलत काम कर दिया वहां पे। ठीक है, तो x + 2 अब हम दोबारा से फिर कॉमन लेंगे, तो यहां से बचेगा केवल x और यहां से बचेगा केवल 3, तो आ जाएगा x + 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आने के बाद अप्लाई करते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। रूल कहता है कि यदि दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 आ रही है तो उन दोनों को आप अलग अलग 0 के बराबर पुट कीजिए और वहां से निकालिए x की दो डिफरेंट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू विल बी 2, सेकेंड वैल्यू विल बी -3। तो जो मैंने यहाँ पे रखा था -3 वो ऐसे निकलता है। ठीक है, तो यदि किसी पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी पड़ जाए
तो हमेशा हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करके बनाएंगे एक इक्वेशन। ये अपने आप में इक्वेशन है जो कि यहाँ पे इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उसको सोल्व कर लेना है, वहां से आपको जीरोस मिल जाएंगी। ध्यान रखना है, यदि आपके पॉलिनोमियल की पावर 2 है तो जीरोस भी 2 आएंगी, यदि पावर 1 है तो जीरोस केवल 1 आएगी। जितना पावर उतना ही नंबर ऑफ जीरोस मिलता है। ठीक है, यदि किसी पॉलिनोमियल में पावर क्यूबिक होगी, पावर 3 होगी, तो उसकी 3 जीरोस वहां पे आनी चाहिए। वो आए या ना आए वो बात की बात है, बट 3 आनी चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया था कल, ये सब कुछ हो चुका है। अब उसके बाद में हमें अभी डिस्कस करना है, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है इसकी पॉइंट 3, जिसमें वो आपसे करवा रहे हैं डिवाइड। वो कह रहे हैं कि भाई हम एक px दे रहे हैं आपको, जो देंगे क्वेश्चन में, और एक आपको gx दे रहे हैं। आप gx से डिवाइड कीजिए px को और बताइए कि कितना मिलेगा कोसेंट और कितना बचेगा हमारे पास में रिमाइंडर। ये पूछ रहे हैं आपसे। जैसे 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट देखिए, px दिया हुआ है, ये पेज नंबर है 36। px दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया है x² माइनस 2। तो px को डिवाइड करना है gx से और बताना है कि कोसेंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा। तो जरा सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये चेक कर लें कि px और gx दोनों में पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। रूल होता है कि जो gx और px है, डिवाइड करने वाला और डिवाइड होने वाला, दोनों में x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मींस घटते होनी चाहिए। पहले पावर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, असेंडिंग ना हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में पावर सही दी हुई है। लेकिन यदि हम बात करें इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की, तो ध्यान से देखिए आप। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट थोड़ा डिस्टर्ब है। इनमें जो gx दिया हुआ है, यदि हम सेकंड पार्ट में बात करें gx की, तो पहले पावर 2 है, फिर पावर 0 हो गई बीच में, और फिर पावर हो गई 1। तो इसको सही कर लेना, x² माइनस x प्लस 1 ऐसे लिख करके तब आप यहाँ पे शुरू करेंगे। थर्ड पार्ट में जो gx दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पे पावर अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए हैं, इनको आप घटते हुए कीजिए। तो gx को लिखना पड़ेगा आपको माइनस x² प्लस 2। ठीक है, तब कर पाएंगे आप डिवाइड। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, बाकी आप खुद अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में px दिया हुआ है आपको पावर ऑफ x3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और इसके बाद gx दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 2। तो आइए जरा x² माइनस 2 से डिवाइड करना है px को, जो दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब सुनिए, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें फर्स्ट टर्म क्या है और जिससे कर रहे हैं उसमें फर्स्ट टर्म क्या है। यहाँ फर्स्ट टर्म x² है, इसमें फर्स्ट टर्म x³ है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ मिल जाए, x वो होता है x। अब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और यहाँ पे लिखेंगे x इंटू x² बनेगा x³। तो हमने उसको लिख दिया x³ के नीचे। कई बार क्या होता है, बीच में टर्म ऐसी आती है कि वो ऊपर नहीं मिलती है। जैसे कि जब x की मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 में, तो मिलेगा -2x। अब यहाँ पे तो 5x दिया है, तो उसके नीचे आप लिख देंगे -2x। बट मान लो बाय द वे 5x ना दिया हो और हमारे पास में -2x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर उस टर्म को थोड़ा सा बाद में अलग से लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो टर्म आपको मिल रही है वो टर्म ऊपर लिखी हुई होगी, कई बार होती भी है और कई बार नहीं भी। तो इस तरह से आप उसको फिर जो है दूर हटा के लिख देंगे।
तो यहाँ पे आ जाएगा -2x। अब इसके बाद साइन चेंज करेंगे सभी के, माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। उसके बाद में जब यहाँ पे टर्म लिखें तो ध्यान रहे कि पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले आपने x लिख दिया, बाद में लिख रहे हो आप x², बाद में फिर लिख रहे हो आप कांस्टेंट टर्म। ऐसा नहीं है, पहले x की मैक्सिमम पावर आएगी, फिर उससे कम पावर आएगी, फिर उससे कम पावर आएगी, ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको -3x², उसके बाद 5x पॉजिटिव, 2x ऑल्सो पॉजिटिव, तो आएगा 7x। नए साइन देने के बाद जो साइन थे पहले पुराने उनको भूल जाओगे, तो डिस्कस करना है सिर्फ नए साइन के अकॉर्डिंग। तो 5x + 2x बनेगा 7x, लास्ट में बचा हुआ है -3, कांस्टेंट है तो आ जाएगा बाद में एज इट इज। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, पावर 2, पावर 1, पावर 0। अब उसके बाद फिर से चेक करो कि x² में किससे मल्टीप्लाई करें, मिल जाए -3x²। -3। अब देखो कैसे आप पता लगाएंगे, सुन लीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ -3 है, तो जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से तब मिलता है -3, तो लेना पड़ेगा एक तो -3। दूसरा, पावर में डिफरेंस कितना है, यहाँ की पावर और यहाँ पे पावर दोनों सेम हो चुकी हैं, तो जब पावर सेम हो चुकी है आप यहाँ पे अब x नहीं ले पाओगे, क्योंकि यदि आपने x ले लिया तो जब उस x की मल्टीप्लाई x² में करोगे x³ बनेगा, वो x³ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करो -3 से इन दोनों में और यहाँ पे लिखो, तो बनेगा -3 × x² मीन्स -3x², -3 × -2 बनेगा +6। तो लिखेंगे हमेशा कांस्टेंट के नीचे ही, ऐसा नहीं है कि उसको हम 7x के नीचे लिख देंगे, सिमिलर टर्म के नीचे आएगी सिमिलर टर्म। अब इनके साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस एक कट जाएगा। उसके बाद 7x लिखेंगे पहले, और 3 निगेटिव, 6 ऑल्सो निगेटिव, 6 पॉजिटिव था लेकिन साइन जो उसको मिला है अब वो मिला है माइनस में, तो 3 और 6 दोनों हो चुके हैं निगेटिव में, तो ऐड हो जाएंगे, बनेगा -9। ठीक है, इससे आगे आप इसको लेकर के नहीं चल पाओगे। क्यों नहीं चल पाओगे, उसका एक रीजन है, क्योंकि जो आपके पास में अब ये टर्म आई है इसकी पावर हो चुकी है 1, जिससे कर रहे थे डिवाइड, इसकी पावर हो चुकी है, पावर है यहाँ पे 2। तो जब आपके रिमाइंडर की पावर जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी पावर से जैसे ही कम हो जाएगी आपका प्रोसेस हो जाएगा स्टॉप, आप वही रुक जाएंगे और फिर बता देंगे भाई हमारे पास में क्वोशिएंट ये है और रिमाइंडर ये है। डिवाइड करने का जो सिलसिला है तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर की पावर जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। जैसे ही उसकी पावर कम होगी इससे आप वहीं रुक जाओगे, उससे आगे आप नहीं चल पाओगे, और तभी बता देना है कि भाई क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। चलिए आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बस फर्क इतना है कि यहां तो पूछ रहे हैं आपसे कितना क्वोशिएंट कितना रिमाइंडर, बट वहां पे ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्वोशिएंट क्या है रिमाइंडर क्या है, वहां से पूछ रहे हैं कि बताओ ये इसका फैक्टर है नहीं है। अब फैक्टर के बारे में हमें कैसे पता लगेगा भाई ये फैक्टर है नहीं है, तो सुनो ध्यान से। यदि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है 0 तो वो फैक्टर है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया, जैसे यहाँ पे 0 नहीं आया, बाद में बच रहा है 7x - 9, तो हम बोल देंगे कि वो फैक्टर नहीं है। जैसे जब आप करते हैं डिवाइड 2 से 20 को तो रिमाइंडर बचता है 0, बचता है ना, तो इसीलिए 2 को बोलते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20। जब डिवाइड करेंगे आप 5 से 15 को, रिमाइंडर क्या बचता है 0, तो हम इसलिए तो बोलते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। तो फैक्टर के बारे में आपको पता तब चलेगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 मिला, तो बोल देना है यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज नो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टास्क करेंगे आप डिवाइड करने की, बस बाद में आकर के चेक कर लेना कि रिमाइंडर 0 आया है या नहीं आया है। यदि आया है 0 तो बोल देना है कि ये इसका फैक्टर है, और यदि ये 0 नहीं आया, जैसे कि अभी नहीं आया है, ठीक है,
तो बोल देंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। चलिए आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है और आया क्वेश्चन भी है कई बार, ये इसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। देखो उन्होंने जो पॉलिनोमियल आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसकी पावर 4 है, तो सीधी सी बात है कि इसके जो जीरोज होंगी वो 4 होंगी, क्योंकि जितना पावर होता है उतना होता है जीरोज। अब उन्होंने क्या किया, उन 4 जीरोज में से आपको केवल आगे 2 दी हुई है। कह रहे हैं इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज, इसके जीरोज में से 2 जीरोज √5.3 और माइनस √5.3 है, तो बाकी जो 2 बची वो आपको निकालनी है। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी पावर 4 है, ध्यान से देख लो, 3x टू द पावर 4, तो उसकी जीरोज होंगी 4। उन्होंने क्या किया, 4 में से आपको 2 दे दी हैं, √5.3 और माइनस √5.3, बाकी 2 कह रहे हैं कि आप निकालिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लानिंग क्या है क्वेश्चन में जरा वो सुन लो। जो हमें 2 जीरोस दी हुई हैं, हम उन 2 जीरोस से बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे सर कैसे बना सकते हैं हम पॉलिनोमियल? यदि हमें 2 जीरोस दी हुई हो तो उनसे जब बनाते हैं हम पॉलिनोमियल, तो कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है कि पहले तो उन 2 जीरोस को हम सम करेंगे। मान लो उनमें से एक जीरोस अल्फा है, दूसरी बीटा है, तो हम निकालेंगे पहले उनका सम, फिर निकालेंगे उनकी मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद होता है एक फॉर्मूला कि px इक्वल्स टू k टाइम ऑफ, ये मैं बता रहा हूं रास्ता, जब आप बनाएंगे जीरोस से पॉलिनोमियल, k टाइम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला होता है जब 2 जीरोस से आप बनाते हैं कोई पॉलिनोमियल। तो जो हमें 2 जीरोस दी हुई हैं उनसे बनाएंगे हम पॉलिनोमियल, जितना भी आएगा फिर इससे कर देंगे उस दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं बता रहा हूं, सुनते रहना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी 3 में जीरोस दी हुई है √5.3, सुनते रहे ध्यान से, और दूसरी दी है माइनस √5.3। पहले तो मैं निकालूंगा इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम आएगा मेरे पास में √5/3 प्लस माइनस √5/3, तो सम आ गया 0। फिर निकालूंगा उनकी मल्टीप्लाई, तो उनकी मल्टीप्लाई आएगी मेरे पास में √5/3 इंटू माइनस √5/3, माइनस प्लस माइनस, और जब आप सेम की मल्टीप्लाई करोगे विद अंडरवुड तो वो सेम बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप अंडर करते हैं मल्टीप्लाई √2 विद √2, तो 2 आंसर आता है। तो यहां पे आ जाएगा -5/3। ठीक है, तो हमने उन 2 जीरोस का सम निकाल लिया, मल्टीप्लाई निकाल ली। अब बनाते हैं उसका पॉलिनोमियल px। तो px का फॉर्मूला है कि k टाइम x स्क्वायर माइनस, पहले लिखो सम और फिर लिखो मल्टीप्लाई, रखिए वैल्यू। इस k के बारे में बताएंगे अभी कि k क्या है। x स्क्वायर माइनस सम मेरे पास में आया है 0, सो 0 टाइम ऑफ x, और मल्टीप्लाई मेरे पास में आई है -5/3। इसको और सोल्व करें, k टाइम ऑफ x स्क्वायर -5/3। अब सुन लीजिए, ये जो k है, ये हमने k यहाँ पे ऐसे नहीं लिया है, इस k पे यहाँ पे रोल है। वो रोल क्या है कि आप जो नीचे जो ये अंदर देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, इसको सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें लेकर के एलसीएम 3। ठीक है, तो जरा कीजिए इसको सोल्व। तो ये मेरे पास में आ जाएगा k टाइम 3x स्क्वायर माइनस 5/3। मैंने एलसीएम लिया है 3, उसको सोल्व किया, मैं यहां तक आ गया।
तो जितनी अब वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में वो 3 आ रही है, उतना ही ले लेंगे अब k को। यदि यहाँ पे होता 5 तो k को लेते हैं हम 5, यदि यहाँ पे होता 2 तो हम लेते k को 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट k इक्वल्स टू 3। तो px मेरे पास आ जाएगा 3x² माइनस 5। ये मेरे पास में वो पोलिनोमियल आया है जिससे मैं डिवाइड करूंगा उस दिए पोलिनोमियल को बाकी दो जीरो से निकालने के लिए। तो चलिए करते हैं डिवाइड। क्या दिया है वो पोलिनोमियल? वो दिया है मुझे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये दिया हुआ है। तो कीजिए डिवाइड इसको जरा। पहले चेक कर लो कि क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब 3x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? मिल जाए 3x⁴, इट मीन्स x²। तो x² की मल्टीप्लाई कीजिए आप इन दोनों में और यहाँ पे लिखिए, तो बनेगा 3x⁴ माइनस 5x²। तो लिखेंगे हम इसके नीचे सिमिलर टर्म के नीचे आएगी सिमिलर टर्म, उसके बाद साइन चेंज कीजिए, ये कट जाएगा। पहले हम लिखेंगे 6x³ को जो पावर बड़ी है अपने आप में, माइनस 2 और प्लस 5, तो बचेगा मेरे पास प्लस 3x²। फिर आएगा माइनस 10x और माइनस 5। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2x से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x से इन दोनों को, तो बनेगा 6x³ और 2 5 10x। तो ये यहां पे आ जाएगा। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये दोनों कट गए। बाकी जो बचता है वो लिखिए, 3x² बचा है माइनस 5 बचा है। अब देखो जो हमारे पास ये रिमाइंडर आया है इसकी पावर फिलहाल 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो ये अपने आप पे लास्ट स्टेप होगा, इससे आगे आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये मिल जाए? दोनों सेम हो चुके हैं तो ले लेंगे हम केवल 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो मिलेगा 3x² माइनस 5। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, तो दोनों कट गए, रिमाइंडर आ गया 0। अब सुन लो बाकी बची 2 जीरोस अब कहां से आएंगी? ये जो मेरे पास में कोसेंट आया है इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। और क्या आएंगे इसके फैक्टर? x+1 x+1, क्योंकि फिलहाल ये x+1 का होल स्क्वायर है। जब ओपन करोगे x+1 के होल स्क्वायर को तो मिलेगा x² + 2x + 1। तो ये अपने आप में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x² + 2x + 1 इक्वल्स टू x+1 × x+1। अब इनको रखो आप 0 के बराबर, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी, तो आ जाएगा -1 -1। एग्जाम में क्या होता है कई बार, सुन लो, हमारे पास में आते हैं सेम आंसर, तो आप क्या करते हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिख के आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे यहां से मुझे 2 आंसर मिल रहे हैं, दोनों भले ही सेम है, उसको हम 2 बार लिख करके आएंगे। हम लिखेंगे कि भाई x = आया है -1 -1। तो एग्जाम में कभी ऐसा ना करें कि आप उसको केवल एक बार लिख करके आए, इनको बोलते हैं इक्वल रूट्स, ठीक है। आंसर 2 हैं लेकिन दोनों अपने आप में सेम है, तो दोनों को 2 बार लिख करके आए, एक बार लिख करके ना आए। तो 2 जीरोस उन्होंने खुद दी थी क्वेश्चन में, 2 हमने निकाल ली, वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। जरा आगे देखिए आप, 2 मिनट यहाँ पे मतलब जरा आपको मैं यहाँ पे लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 ये आप नहीं करेंगे, और इसके बाद में हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3। थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। तो चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, इसमें क्या होगा
आपको क्वेश्चन सिर्फ एक दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के अंदर एक फिगर दिया जाएगा, इसमें होंगी दो इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इस तरह से होंगी। उसमें x और y की पावर हमेशा 1 होंगी, 1 को बोलते हैं लीनियर। चैप्टर का नाम है, उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर x और y जो आएगा वो केवल पावर 1 के साथ आएगा, कहीं पर भी आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के बेसिकली 3 पार्ट हैं, सुनते रहो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट क्या है, जिसमें आप पढ़ेंगे दो इक्वेशन को सोल्व करना। थोड़ी चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पढ़ेंगे आप इक्वेशन को सोल्व करना विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड थे 4, एक कट गया है, 3 बचे हुए हैं, जिसमें से पहला है ग्राफिकल जो आप पढ़ेंगे, दूसरा है एलिमिनेशन वो आप पढ़ेंगे, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन वो आप पढ़ेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हो, एक्सरसाइज तो सारी है, सिर्फ मेथड कट हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नहीं यदि आप उससे करके आते हैं तो भी वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो मार्क्स दे या ना दे। ठीक है, अब सुन लीजिए, आपस में बात ना करो। जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर आप पढ़ेंगे इक्वेशन को सोल्व करना विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड। सेकेंड पार्ट में आएंगी वर्ड प्रॉब्लम, उन वर्ड प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में पढ़ने और समझने के बाद। जो थर्ड पोर्शन आएगा इस चैप्टर का, लास्ट पोर्शन होगा, उसमें क्या करेंगे आपसे, वो देंगे आपसे 2 इक्वेशन, कहेंगे कि इनको सोल्व मत करो, सोल्व किए भी नहीं बताओ कि इसका आंसर यूनिक आएगा या फिर आएंगे इनफाइनाइट या फिर कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक टेस्ट है, उस टेस्ट को अप्लाई करेंगे हम और बता देंगे कि आंसर उसका यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होंगे या फिर एक भी आंसर नहीं होगा। तो मैं कुछ ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हम बताएंगे कि उस सिस्टम का, सिस्टम मतलब जहां मिलती हैं 2 इक्वेशन उसको बोलते हैं सिस्टम। तो हम उस टेस्ट के बेसिस पे अनाउंस करेंगे कि इस सिस्टम का आंसर यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है या फिर उसका कोई भी आंसर नहीं है। तो कुल मिलाकर इसके 3 पार्ट हैं। वो जो टेस्ट हम बाद में करेंगे उसमें क्या होता है, हमें जो 2 इक्वेशन मिलेंगी हम उनकी कंपेयर कर देंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। जैसे जो पहली इक्वेशन होगी उसकी हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ। पर्पस क्या है कि हमें a1 b1 c1 मिल सके, तो हम वहां से निकाल लेंगे a1 b1 c1 की वैल्यू। जो सेकंड इक्वेशन दी जाए क्वेश्चन में आपको, उसकी कंपेयर कर देंगे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से और निकाल लेंगे a2 b2 c2 की वैल्यू। 3 मिले हैं पहली इक्वेशन से, a1 b1 c1। तो क्या समस्या है आपको, अपने घर खेला करो, फिर आप डिस्टर्ब ना करो बीच में मुझे, आप अपन माहौल खराब करना है क्लास में। तो a1 b1 c1 उन्हें निकालेंगे आप पहली इक्वेशन से, जो दूसरी दी हुई है उससे निकालेंगे आप a2 b2 c2। तो कुल मिला के आपको मिल जाएंगी 6 वैल्यू, a1 b1 c1 पहली इक्वेशन से, a2 b2 c2 दूसरी इक्वेशन से। फिर निकालेंगे आप इन तीनों का रेशियो, कैसे, a1 का a2 के साथ a1 अपॉन a2, b1 का b2 के साथ b1 अपॉन b2, c1 का c2 के साथ c1 अपॉन c2। निकाल लोगे रेशियो, काट पीट के उन्हें सोल्व कर लेना। सोल्व जब आप कर लोगे तीनों रेशियो को, तो वहां बनेंगी अब 3 सिचुएशन। हो सकता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर ना आए। a1 अपॉन a2 आ रहा है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 आ रहा है 3 अपॉन 5। तो जब a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आएगी तो हम बोलेंगे कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और उसका आंसर यूनिक है। हम सिर्फ 3 बातें लिखेंगे उस समय, हम लिखेंगे कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, वी हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब ये क्या होता है कंसिस्टेंट, जरा वो भी सुन लो।
यदि सिस्टम का आंसर आया है, फिर चाहे वो एक आए या अनेक आए, यूनिक आए या इनफाइनाइट आए, हम वर्ड यूज करेंगे कंसिस्टेंट। और जब सिस्टम का आंसर एक भी नहीं आएगा तो हम वर्ड यूज करेंगे इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना। तो हम बोलेंगे कब, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आए हैं, हम बोलेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्यों? क्योंकि जब लाइन दो कट करती हैं तो वो केवल यूनिक पॉइंट होता है, मीन्स हमें उस जैसा कभी भी कोई दूसरा पॉइंट कभी फ्यूचर में नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि वो जब कट करके चली गई तो चली गई, दोबारा से फिर वो मुड़ के वापस नहीं आएगी। तो वो होता है अपने आप में केवल एक यूनिक पॉइंट जहां पे वो कट करती है। क्लियर? तो फर्स्ट केस बना जब A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। लेकिन हो सकता है प्रभात कि A1/A2 और B1/B2 बराबर हो जाए। कोई जरूर थोड़ा ना है कि पूरी जिंदगी भर वो बराबर ही नहीं होंगे, हो सकते हैं बराबर। तो जब A1/A2 सुनते रहो ध्यान से, एक मिनट, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर हो गया, क्योंकि बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं आया है, तो हमने C1/C2 की बात क्यों नहीं की। दरअसल क्या होता है, जो लास्ट रेशियो है C1/C2 उसकी बात हम तब करते हैं जब A1/A2 और B1/B2 बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यदि वो बराबर हो गए तो हम चेक करेंगे उसको, क्या वो इन दोनों के बराबर है या फिर वो इन दोनों के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, यदि ये बराबर हैं साथ में वो भी इनके बराबर ही हो गया भाई। A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 इज ऑल्सो 1/2। तीनों बराबर हो गए तो हम बोल देंगे कि भाई लाइन जो जा रही है तीनों, वो दोनों लाइन वो तो एक दूसरे के ऊपर उनको ओवरलैप करती हुई जा रही हैं, और इस तरह से इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ध्यान रहे, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर लाइक कर जाएंगी, तीनों रेशियो बराबर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इस केस में आंसर आएंगे इनफाइनाइट, क्योंकि ये लाइन इस लाइन को टच करेगी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। क्लियर? तो ये कब हुआ है, जब तीनों बराबर हो गए। लेकिन मान लो बाय द वे दोनों बराबर थे, वो कुछ और था तो बराबर नहीं हो पाए, तो इस केस में क्या होगा, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी, आपस में कभी कट नहीं करेंगी, कोई आंसर नहीं मिलेगा और सिस्टम बन जाएगा उस समय इनकंसिस्टेंट, मीन्स वो बन जाएंगी पैरेलल लाइन। ठीक है, चलिए।